गुड आफ्टरनून क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन देखा था। आज हम देखेंगे एक टॉपिक है, मतलब इवेपोरेशन से रिलेटेड है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस बारे में हम देखते हैं, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। लेट्स सी हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यानी इवेपोरेशन जब होता है तो वो एक ठंडक का एहसास देती है। ये क्यों होता है हम अभी इसको देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ इसको। आप लोग भी लिख लो, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग naturally. The underlying principle behind this is in order to change its state, matter must either gain or lose energy. Matter must either gain or lose energy. In case of change of phase from liquid to gas, molecules of matter require energy to overcome their potential energy by kinetic energy. So the liquid takes this energy from its surroundings. So liquid takes this energy from the surroundings, from its surroundings. Liquid takes this energy from the surroundings. कह रहा है इवेपोरेशन को कूलिंग कॉज करता है, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज सिंपल। आप लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो वही प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी मैटर को स्टेट चेंज करना है, इफ इट हैज टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, एनी फेज चेंज, अगर मैटर को अपना स्टेट चेंज करना है तो उसको या तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी या तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो ये इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये जो कूलिंग, ये भी जो इफेक्ट है इवेपोरेशन का, इसके पीछे प्रिंसिपल यही है कि जब मैटर को अपना फेज चेंज करना है, मैटर को अपना स्टेट चेंज करना है, तो उसको या तो एनर्जी गेन करनी होगी या एनर्जी लूज करनी होगी। इन केस ऑफ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जब एक लिक्विड गैस में चेंज करता है तो क्या होता है, गैस में चेंज करने के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है, देखो किसी भी मैटर में मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो बात ये है कि जब हम किसी भी मैटर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज
ओवरकम करते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा, जो एनर्जी किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस में होती है जो वो स्टेशनरी होता है, जब वो स्थिर रहता है कंपैरेटिवली। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल स्थिर तो नहीं रहते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन जब हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उस कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। तो जब एक लिक्विड गैस में चेंज करता है तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत होती है अपने पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करके काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाने के लिए। क्या इन अदर वर्ड्स हम सिंपली कह सकते हैं कि इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मैटर को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और वो एनर्जी, ये लिक्विड कहाँ, हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? कोई भी लिक्विड, सपोज हम इवेपोरेशन अभी छोड़ देते हैं, तो मैटर को एनर्जी या तो हम उसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करेंगे, तब लिक्विड को हमारी एनर्जी, लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, या तो हम फिर, या तो वो जो लिक्विड है वो अपनी सराउंडिंग से, अगर हम एक्सटर्नली उसको हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से हीट लेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर हमारा जो लिक्विड का टेम्परेचर है उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो हमारा जो लिक्विड है वो सराउंड, या तो हम उसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करें, और नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लिक्विड अपनी फेस चेंज करने के लिए, अपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी अपनी सराउंडिंग से, इवेपोरेशन के केस में हम कोई एक्सटर्नल हीटिंग नहीं करते हैं, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना है, अगर लिक्विड को अपना फेस चेंज करना है, तो वो उसको अपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी ही पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो वो अपने पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब तक ओवरकम नहीं करेगा, लिक्विड गैस में चेंज नहीं होगा। ये तो हम सबको पता है, हमने शुरू में भी देख लिया था। इवेपोरेशन के केस में भी लिक्विड को गैस में अगर चेंज होना है तो इट हैज टू गेन काइनेटिक एनर्जी। हम इवेपोरेशन के केस में कोई एक्सटर्नल हीटिंग नहीं करते हैं, उस केस में लिक्विड एनर्जी कहाँ से ले रहा है? उस केस में जो लिक्विड है वो एनर्जी अपने सराउंडिंग से ले रहा है। इस सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में वो है, उस सराउंडिंग से हमारा लिक्विड एनर्जी गेन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फर्दर। Generally, when energy transfer occurs, it results in an increase in the temperature. It results in an increase in the temperature of the substance. Temperature of the substance. Generally, when energy transfer occurs, it results in an increase in the temperature of the substance during evaporation.
results in no observable heat transfer. The molecules of the substance absorb heat energy continuously from the surroundings and thus cool the surroundings. And thus cool the surroundings till they reach the boiling point, after which they start turning from liquid into vapor. तो मैंने अभी तक ये बताया कि अगर इवेपोरेशन के दौरान हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें इवेपोरेशन के दौरान भी हमें चाहिए इवेपोरेशन के दौरान भी हीट हीट हम एक्सटर्नल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो इवेपोरेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है या इवेपोरेशन के दौरान जो फेज चेंज होगा उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है तो वो लिक्विड अपने सराउंडिंग से लेता है। तो जनरली अब इवेपोरेशन के समय जब हम एनर्जी ट्रांसफर इवेपोरेशन के समय जब लिक्विड हमारा हीट ले रहा है सराउंडिंग से, तो आपको कोई ऑब्वियस ट्रांसफर नहीं दिखेगा कि यहाँ एनवायरनमेंट से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है हीट, ऐसा कोई ट्रांसफर हीटिंग नहीं दिखती है। लेकिन जब हम बॉइलिंग कर रहे होते हैं, जब हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ हीट ट्रांसफर पता चल रहा है, हम नीचे से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विड को और लिक्विड हीटेड हो रहा है, तो वहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन यहाँ आपको कोई भी क्लियर हीट ट्रांसफर आप ऑब्वियस देख नहीं पाओगे कि हाँ ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हीट तो ट्रांसफर हो रहा है। इवेपोरेशन जब हो रहा है तो ये सीधी सी बात है कि लिक्विड एनवायरनमेंट से हमारा हीट लेके अपना फेस चेंज कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब इवेपोरेशन हो रहा है तो फेस चेंज होने लगता है, ऑब्वियस सी बात है फेस चेंज हो रहा है, और उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो एनवायरनमेंट से हीट अब्सॉर्ब करने लगता है। एक बात समझो बेटा, अगर एनवायरनमेंट है, ये है एनवायरनमेंट हमारा, और एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अगर T1 है और हमारा लिक्विड है T2 है, ऑब्वियसली लिक्विड जो है हमारा जो लिक्विड है वो एनवायरनमेंट से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, हमारा एनवायरनमेंट से अब्सॉर्ब कर रहा है हीट लिक्विड। लेकिन चूंकि हम एक्सटर्नल कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सा कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा कि हाँ यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर होने से क्या होता है, अब पहले ये T1, और एक बात और है कि ये सब जानते हैं कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन होता है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। चूंकि लिक्विड का टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग से कम है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड में, लिक्विड हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। अब जब T1 टेम्परेचर था और लिक्विड में थोड़ा हीट अब्सॉर्ब कर लिया तो हो सकता है T1 में से हमने घटा दिया 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर इतना कम हो गया। अब ये हीट ट्रांसफर तो इसके साथ लगा हुआ है,
तो ये धीरे धीरे इन्वायरमेंट से जहाँ भी है, ये कहीं भी जहाँ से ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर तुम ये समझो कि वो हमारी बॉडी से हम परस्पायर करते हैं। जब हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्यों होती है हमें? भाई हम दौड़ते हैं, हमारी बॉडी हीटेड हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी हीट होने लगती है। जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट होती है, हमारी बॉडी में जो वाटर है वो हमारी बॉडी से हीट लेने लगता है। हीट लेके हमारा स्वेट निकलता है और वो स्वेट इवापोरेट होता है। स्वेट इवापोरेट जब होता है, इवापोरेशन जैसे ही सेट का हुआ, हम थोड़ा सा कूल फील करने लगते हैं। हम पंखे के नीचे बैठ जाए अगर तो स्वेट और जल्दी इवापोरेट होता है। ऑफ कोर्स हमने एक फैक्टर में पढ़ा था कि विंड स्पीड बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है, तो हमारा स्वेट जो है तो वो इवापोरेट होने लगता है। स्वेट इवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से हीट ले रहा है, स्वेट इवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से हीट ले रहा है। स्वेट का मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो गैस में चेंज कर जा रहा है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए वो हमारी बॉडी से हीट खींच रहा है। हीट खींच रहा है मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर हीट की क्वांटिटी कम कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो डाउन कर रहा है। डाउन कर रहा है यानी पहले से हमारी बॉडी कूल हो रही है। हमारी बॉडी पहले जितनी गर्म थी, अब स्वेट जब इवापोरेट हो गया, स्वेटिंग हो गई, इवापोरेशन हो गया, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा कूल फील करने लगी, जस्ट बिकॉज कि वो स्वेट इवापोरेट होने के लिए उस स्वेट ने हमारी बॉडी से हीट अब्जॉर्ब किया। हीट अब्जॉर्ब किया तो उसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया है, और इसी वजह से जब इवापोरेशन हुआ, तो जब हमारे स्वेट का इवापोरेशन हुआ तो हम वहाँ एक कूल सा फील आने लगा, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी राहत हमें महसूस होने लगी है। तो सेम बात है, इसी वजह से इवापोरेशन, यहाँ भी तो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ही हो रहा है, तो सेम बात यहाँ भी है। इन्वायरमेंट से पहले लिक्विड ने जब हीट अब्जॉर्ब किया तो थोड़ा अमाउंट तो वो खींचेगा, तो टेम्परेचर पहले T1 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा डाउन होगा। हो सकता है हर केस में हमें ये कूलिंग इफेक्ट पता ना चले, बहुत क्लियर ना हो, बट इट इज अ फैक्ट कि अगर इवापोरेशन होगा तो जिस इन्वायरमेंट में इवापोरेशन हो रहा है, जहां इवापोरेशन हो रहा है, वहां के टेम्परेचर को वो थोड़ा ना थोड़ा कूल जरूर करेगा। और फिर अगर हम हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग हो रहा है, इवापोरेशन हीटिंग हो रही है, तो वो कोई बात ही नहीं है। हीटिंग के लिए तो हमने हीट प्रोवाइड कर दिया, तो बॉइलिंग की बात तो यहाँ हो नहीं रही है। और इस तरह वो हीट अब्जॉर्ब करता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस अब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दस कूल द सराउंडिंग टिल दे रीच देयर बॉइलिंग पॉइंट, आफ्टर विच दे, जब तक कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। अब वाटर को इन नॉर्मल केसेस वाटर बिना हीट के अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। ये हम लिखते हैं ये बताने के लिए कि जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो वहां तो फिर बल्क में पूरी हीटिंग होगी और फिर वो कंप्लीट वेपर में चेंज करने लगेगा। वहां आपको ऑब्वियस दिखने लगेगा कि हाँ यहाँ वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां आपको ऑब्वियस हीट ट्रांसफर भी दिखेगा, वहां आपको वेपर का फॉर्मेशन भी दिखेगा। लेकिन इवेपोरेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ऑब्वियस हीट ट्रांसफर भी नहीं दिखता और आपको वेपर बनते भी नहीं दिखते। लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता ही रहता है। हीट लिक्विड सराउंडिंग से हीट लेता है, जिस भी सराउंडिंग में है वहां से हीट लेगा, हीट लेके इवेपोरेट करेगा। जब वो सराउंडिंग से हीट को खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस सराउंडिंग के टेम्परेचर को वो पहले से थोड़ा सा लो कर देता है। टेम्परेचर थोड़ा सा लो होने का मतलब है पहले से थोड़ा सा कूल हो जाना। पहले वो जितना गर्म था उससे वो थोड़ा सा कूल हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और इसका सबसे अच्छा इफेक्ट आपको दिखता है हमारी जब स्वेटिंग होती है और स्वेट जब हमारा इवेपोरेट कर जाता है। क्लियर है सबको? और दूसरा इसका एक इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग का, हम मटके में ठंडा पानी मटके में आप पानी रखते हैं तो वो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी है, तो इसका आंसर इसी में छिपा है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसका आंसर आप खुद से बनाओ, खुद से लिखो एंड पोस्ट इट टू मी। तो ये दो बहुत ऑब्वियस से चीज़ें हैं जो हमें ये बहुत क्लियरली बता रही हैं कि वाकई इवेपोरेशन कॉजेस
कूलिंग जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इवेपोरेशन तो हमारा हुआ, हमने बॉइलिंग देखा, इवेपोरेशन देखा, हमने दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। नाउ लेट्स सी कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या क्या है। लेट्स सी कि बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। Let's come to difference between evaporation and boiling. Difference between evaporation and boiling. Boiling का दूसरा नाम है वेपोराइजेशन, हम सब जानते हैं। So let's see the difference between evaporation and cooling. Evaporation of a liquid occurs on its own. हमें एक्सटर्नल हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन occurs on its own. Occurs on its own. Boiling occurs only when liquid is heated. Only when liquid is heated. Boiling तभी होगा जब लिक्विड को हम हीट करेंगे, लेकिन इवेपोरेशन खुद ब खुद अगर करता है, इट अकर ऑन इट्स ओन, उसको एक्सटर्नल हीटिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इवेपोरेशन takes place at all temperatures below the boiling point of the liquid. Below the boiling point of the liquid. जब तक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता है तब तक इवेपोरेशन उसमें लगातार होता रहता है। बॉइलिंग occurs only at a specific temperature, occurs only at a specific temperature known as boiling point of the liquid, known as boiling point of the liquid। जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, बॉइलिंग हमेशा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा वाटर जो है वो बॉइल 100 डिग्री पे करेगा, लेकिन वाटर में इवेपोरेशन 100 डिग्री के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे होता ही रहेगा। इवेपोरेशन अपने आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है, एंड इट टेक्स प्लेस below the boiling point. हर टेम्परेचर, it takes place at all the temperature below the boiling point of the liquid specified. हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम उस लिक्विड की बात, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ना इवेपोरेशन कंटिन्यूअस होता रहता है। तीसरा पॉइंट है इवेपोरेशन इज अ बल्क प्रोसेस। evaporation is a surface phenomenon. I'm sorry, evaporation is a surface phenomenon. सरफेस फेनोमेनन का मतलब है कि वो सिर्फ सरफेस पे होता है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हमारा अगर लिक्विड है तो इस लिक्विड में जो ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे होगा। ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स विल हैव इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, बट बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बल्क फेनोमेनन का मतलब है कि बॉइलिंग का जो प्रोसेस है, बॉइलिंग जो होती है वो पूरे में होती है, इस पूरे में बॉइलिंग होगी, हर एक मॉलिक्यूल में बॉइलिंग होगी, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पर होगा। बॉइलिंग अंदर तक सारे मॉलिक्यूल्स, जितना पूरा जो हमारा लिक्विड है, हमारा पूरे लिक्विड में बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है।
बॉइलिंग सिर्फ सरफेस तक सीमित नहीं रहती है। फोर्थ पॉइंट अभी जस्ट हमने देखा, इवेपोरेशन causes cooling. Evaporation causes cooling, but boiling do not cool. Boiling से हमें कोई भी ठंडक नहीं मिलती है. Boiling does not cause cooling, but evaporation causes cooling. This is the basic difference between evaporation and boiling. समझ में आ गई सबके ये बात? सबके बात समझ में आ गई है? So I am rubbing it. अच्छा, हमने अभी तो स्टेट चेंजेस देखे थे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द चेंज इन स्टेट, ठीक है। उसके साथ हमने साइमल्टेनियसली टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का देखा था। अब हम देखते हैं कि सिर्फ अगर प्रेशर चेंज करें तो सिर्फ प्रेशर चेंज करने से स्टेट चेंज किस तरीके से होता है। लेट्स सी इट, कि सिर्फ अगर हम स्टेट चेंज करें, सिर्फ अगर हम प्रेशर में चेंज लाएं तो हाउ डज द स्टेट चेंजेस। लेट्स सी, now let's start with effect of change of pressure on state change. The physical state of matter, can also be changed, by changing the pressure. हमने अभी तक देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट और टेम्परेचर एंड प्रेशर का साइमल्टेनियस इफेक्ट। अब हम देख रहे हैं सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर, दैट इज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, दैट इज बाय इंक्रीजिंग और decreasing the pressure. For example, a gas can be changed into liquid टेम्परेचर हमने वहां जो देखा था स्टेट चेंज, वो हमने बेसिकली टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट देखा था कि हम बेसिकली जो चेंजेस कर रहे हैं वो टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे थे। उसके साथ हमने प्रेशर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन करके देखा था। अब यहाँ है कि हमारा मेन स्ट्रेस है कि हम प्रेशर करें अगर चेंज तो क्या चेंजेस आते हैं, स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ प्रेशर में चेंज, प्रेशर तो है लेकिन प्रेशर का इफेक्ट तभी होगा
जब हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन भी करेंगे। टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज, हमारा मेन फैक्टर यहाँ प्रेशर है। प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज करने से गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत अल्टरेशन करना पड़ेगा। हमने पहले जो देखा था उसमें हमारा जो मेन फैक्टर था वो था चेंज इन टेम्परेचर। हमारा यहाँ मेन फैक्टर चेंज इन प्रेशर है, लेकिन इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय सम चेंज इन टेम्परेचर। ओके, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। Accompanied, gas can be changed into liquid by increasing the pressure, accompanied by lowering the temperature. Accompanied by इसको कंपनी करेगा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को लोअर उसके साथ साथ करना होगा। Accompanied by lowering the temperature. ये बेसिकली जो ये प्रोसेस हम यूज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज, तो ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं, ये टेक्निक बेसिकली यूज की जाती है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, प्रेशर से हम गैस को लिक्विफाई जब हमें करना होता है, तो बेसिकली ये चीजें गैस को लिक्विफाई, या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडर प्रेशर अगर करो तो वो सीधे ड्राई आइस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। तो ये गैस को जो हमें चेंज करना है, स्टेट चेंज जब हमें गैस का बेसिकली करना है, तब हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं प्रेशर टेक्निक से। प्रेशर के इफेक्ट से, प्रेशर के चेंज से हम गैस को किस तरह गैस के स्टेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर का हेल्प लेना पड़ता है, हमें टेम्परेचर को थोड़ा बहुत लोअर करना ही पड़ता है। Physical state of matter can also be changed by changing the pressure, that is by increasing or decreasing the pressure. प्रेशर को चेंज करने से, प्रेशर की इंक्रीज और डिक्रीज करने से हम बहुत इजीली मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं गैस का जब हमें फिजिकल स्टेट चेंज करना होता है तब। तो क्या होता है, गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेम्परेचर को भी थोड़ा लोअर करना पड़ेगा। उसी तरह सॉलिड को हम गैस में चेंज करते हैं, तो सॉलिड को हम उसी सॉलिड को, जैसे CO2 मैंने बताया, CO2 अगर हम प्रेशराइज करें तो वो हो जाएगा सॉलिड CO2 विच इज कॉल्ड ड्राई आइस। अगर हम उसी का प्रेशर रिलीज कर दें, इफ द प्रेशर इज रिलीज सडनली, तो वो CO2 फिर वापस CO2 गैस में चेंज कर जाएगा, वो सॉलिड CO2 गैस में चेंज कर जाएगा। तो अगर हम कोई भी प्रेशर इंक्रीज करने से उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो डिक्रीज करने से हम उसे उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस पहुंचा भी सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन कि ये किस तरह से होता है।
high pressure is applied to a gas, when a high pressure is applied to a gas, it gets compressed. It gets compressed into स्मॉल वॉल्यूम. कंप्रेस मतलब होता है उसका हम वॉल्यूम घटा रहे हैं. कंप्रेस का मतलब होता है स्मॉल, मतलब वॉल्यूम हम उसका घटा रहे हैं. एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, एंड व्हेन वी साइमल्टेनियसली लोअर इट्स टेम्परेचर, when we simultaneously lower its temperature, the gas is liquefied. The gas is liquefied. There is a lot of space between particles of gas. ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये ऊपर से हमने प्रेशर लगाया हुआ है. अब हमने कंप्रेस करना शुरू किया. पहले ये पोजीशन था, अब हमने इस पिस्टन को यहाँ पे लिया. अब ऑब्वियस सी बात है, गैस के पार्टिकल्स अब थोड़े सिमट गए हैं. इनफ. गैस पार्टिकल्स अब क्लोजर हो गए हैं जब हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया है. इनफ प्रेशर इज अप्लाइड. हमने यहाँ ढेर सारा प्रेशर अप्लाई करके गैस पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज कर दिया है. अब अगर हम तीसरा देखें तो हमने इसको और कम कर दिया, ठीक है. अब हाईली हमने गैस को कंप्रेस कर दिया है, बहुत ज्यादा, टू वेरी स्मॉल वॉल्यूम. अब देखो बेटा, जैसे जैसे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के कंप्रेस हम करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स पहले इतनी दूरी पर थे, ठीक है, कितनी दूरी पर है, बहुत ज्यादा. उसके बाद हमने थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया तो उनको एक दूसरे के नजदीक ले आए, और हमने बहुत ज्यादा अप्लाई किया तो वो देखो एक दूसरे के कितने नजदीक आ गए. बेसिकली प्रेशर अप्लाई करने का मेन हमारा जो प्रिंसिपल है वो है पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक लाना. क्लियर है? नाउ व्हेन sufficient pressure is applied, the particles get closer. The particles get closer. The particles get so closer that they start attracting each other and form a liquid. देखो बेसिकली जो हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, हमारा बेसिकली कंप्रेस करने का सिर्फ एक ही मोटो है कि हम पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को घटा रहे हैं. पार्टिकल गैस से लिक्विड में अगर पार्टिकल्स को चेंज करना है तो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को घटाना होगा. हमने ये बात पहले भी देखी है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होता है उससे कहीं ज्यादा स्पेस गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है. तो बेसिकली जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड इज कि हमें पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाना, और इतना क्लोज ले आना है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे और लिक्विड में चेंज कर जाए. नाउ
the gas is liquefied. There is lot of space. There is lot of space between the particles of gas. Between the particles of gas. गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. When a gas is compressed, heat is produced due to compression. एक्चुअली क्या होता है बेटा, कंप्रेस करने से भी हो सकता है कि हमने प्रेशर दे दिया तो वो लिक्विड एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज हो जाएगा. बट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो कंप्रेशन की वजह से उस पूरे सिस्टम का हीट, उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. उस कंप्रेशन के कारण सिस्टम का टेम्परेचर, ये जो पूरा सिस्टम है जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने, यानी उसमें हीट जनरेट होने लगती है जब हम ये कर रहे होते हैं. तो So while applying pressure to liquefy gas, it is necessary देखो बेटा क्या होगा कि जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने से, कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक तो आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के नजदीक आकर लिक्विड भी चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ हीट प्रोड्यूस होने लगता है, जिस वजह से जो हमारी गैस लिक्विफाई हो रही है, उस लिक्विफाइड गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब क्या होगा, इस स्टेज पे अगर प्रेशर रिलीज कर दिया जाएगा या कुछ भी ना, तो वो वापस हीट लेगा, फिर वापस गैस में चेंज कर जाएगा. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें गैस को लिक्विफाई करने समय उसका टेम्परेचर भी साथ साथ साइमल्टेनियसली लोअर करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कंप्रेस्ड गैस, जो हमने जिसको लिक्विफाई किया है, जो हमारा कंप्रेस्ड गैस है जिसको हमने लिक्विफाई किया है, एक्चुअली कंप्रेस्ड गैस इज द लिक्विड गैस, हम कंप्रेस्ड गैस बोल रहे हैं, तो ये जो हमारा कंप्रेस्ड गैस है जिसको हमने कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर हमें लोअर करना मस्ट है. अगर हमने लोअर नहीं किया, हीट हो गया, अगर प्रेशर रिलीज हुआ तो वो क्या होगा, वापस मॉलिक्यूल्स हीट ले लेंगे, हीट लेके वापस गैस में चेंज कर जाएंगे, वो लिक्विड में नहीं रह पाएंगे. लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली उसका टेम्परेचर भी लोअर कर देते हैं, तो यानी हमने उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटा दी. हमने एक तो उनको नजदीक ले आए, दूसरा उनमें से हीट निकाल लिया, उनमें से ताकत निकाली, एनर्जी खींच ली, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी लोअर हो गई. अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो वापस से उसका, अब वो उनको अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो वापस से तुरंत के तुरंत लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज कर जाए. तो इस वजह से दे कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विफाइड फॉर्म. क्लियर है सबको? इसी वजह से हम जब प्रेशर अप्लाई करके किसी भी गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स इतने नजदीक आ जाते हैं
कि वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड CO2। हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इसी प्रोसेस से लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें प्रेशर पर ही तो उसमें फिल किया जाता है, और बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है, तो उस सिलेंडर में जो फिल होता है इसी टेक्निक से फिल होता है। क्लियर है सबको? इसी वजह से, ताकि वो हीट लेके वापस तुरंत गैस लिक्विड ना, तुरंत हमारा जो लिक्विड है वो गैस में ना चेंज कर जाए, इसी वजह से हमें गैस को कंप्रेस करने वक्त उसके टेम्परेचर को लोअर करना ज़रूरी है, ताकि कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो हीट लेके वापस लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में ना चेंज कर जाए। हम टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जब हम बाहर का लोअर करेंगे तो जो हीट है वो खींच ली जाएगी बाहर की तरफ, हीट बाहर की तरफ चली जाएगी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा, यानी पार्टिकल्स के पास अब इतनी ताकत नहीं होगी कि हम तुरंत थोड़ा प्रेशर रिलीज करें तो वो वापस से गैस में चेंज कर जाए। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू कूल द गैस, टू कूल द कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। तो हम एक तरह से अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि गैसेस को हम बहुत इजी लिक्विफाई कर सकते हैं, बाय गैसेस कैन इजीली बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। क्लियर है? लेट्स मूव। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बेटा चैप्टर तो अब ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये सब तो हमने देख लिया, और ऑलमोस्ट हमारा ये फिनिश हो गया है। एक्चुअली साइंटिस्ट अब कभी कुछ साइंटिस्ट अब मानने लगे हैं कि ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि 2 स्टेट ऑफ मैटर अभी और एग्जिस्ट करते हैं। नॉट ये कि हमारे ये कॉमन हमारे अभी इन्वायरमेंट में कि ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल मतलब अभी जैसे है कि अभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको अचीव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बस जान लेते हैं। 2 और स्टेट ऑफ मैटर है जिनको कहा जाता है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसमें 2 है। 5th स्टेट ऑफ मैटर, हमारा 3 स्टेट ऑफ मैटर तो हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। तो हम पहले प्लाज्मा देखते हैं। एक्चुअली प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। कहा जाता है कि हमारे जो स्टार्स हैं, सन भी हमारा एक स्टार ही है, तो उसके अंदर बहुत हीट होती है। स्टार्स के अंदर हीट होती है, सन के अंदर सबको पता है कितनी ज़्यादा हीट होती है। तो स्टार्स के अंदर जो हीटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से एटम्स ब्रेक कर जाते हैं, और एटम्स ब्रेक करने से क्या होता है, किसी एटम में से अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एटम तो चेंज कर दिया आयन में, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्री हो गया। अब यही एटम और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टार्स में कलेक्ट हो जाते हैं, स्टार्स में ग्रुप बना के रहते हैं, और इन्हीं के ग्लो और इस दोनों के कनेक्शन की वजह से, इनके प्रेजेंस की वजह से हमारा जो सन है या स्टार्स है वो ग्लो करते हैं। एक्चुअली दिस इज प्लाज्मा, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। हमारा जो ये नियॉन साइन बल्ब्स है, या हमारे जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आते हैं, नॉर्मली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हीलियम गैस फिल की जाती है, और नियॉन वो एडवर्टीजमेंट की जो लाइट्स होती हैं, नियॉन बल्ब्स, उसमें नियॉन गैस फिल की जाती है। उन पे भी यही प्रिंसिपल अपनाया जाता है। उन पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो नियॉन गैस या हीलियम गैस या जो भी गैस दी गई है, वो उनमें से एटम्स में से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने से वो आयंस में चेंज कर जाते हैं। अब जो वो पूरा सिस्टम है, हमारा जो नियॉन बल्ब है या हमारा जो
हीलियम का जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें अब ये दोनों एक साथ एज अ मिक्सचर रहने लगते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर के वजह से ही हमारा जो नियॉन बल्ब है, एडवर्टीजमेंट बल्ब्स हैं या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, वो ग्लो करते हैं। ठीक है, दिस वाज स्मॉल ऑन प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमें इतना ही जानना है, आपको बस एक इंट्रोडक्टरी दिया है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो प्लाज्मा के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे फर्दर टू योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आप प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में और डिटेल पढ़ोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा। अब बात आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में सत्येंद्र नाथ बोस थे, एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी। ठीक है, उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिड सम कैलकुलेशन। बोस डॉक्टर बोस इस डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सम कैलकुलेशन he did some calculation for fifth state of matter। बस इतना ही वो कर पाए, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी, फिर वो बहुत कुछ आगे कर नहीं पाए। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी, और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आइंस्टीन बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन आइंस्टीन predicted the presence, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, predicted the presence of fifth state of matter, predicted the presence of fifth state of matter। उन्होंने भी अचीव नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट कर दिया था कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, लेकिन उन्होंने भी उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव नहीं किया था। ही जस्ट प्रेडिक्टेड कि ऐसा होगा बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस डन बाय डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। अब क्या हुआ ये तो नहीं हुआ, लेकिन यूएसए के 3 साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल, केटल एंड विमन। कॉर्नेल, केटली एंड विमन, ये थे यूएस के साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअल इन दोनों के दिए हुए फॉर्मूला, इनके कैलकुलेशन, इनके प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए, इनको बेस बनाते हुए इन तीनों ने एक्चुअली अचीव्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को इन दोनों को ऑनर, क्योंकि इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव करने के पीछे इन दोनों का, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन का बहुत बड़ा हाथ था। इस वजह से टू ऑनर बोथ ऑफ देम दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज नेम्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्चुअली बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन्होंने कैसे अचीव किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? इन्होंने क्या किया, they achieved by cooling a gas of extremely low density to super low temperature। इन्होंने क्या किया, एक गैस लिया जिसकी डेंसिटी इन्होंने बहुत लो रखी। डेंसिटी बहुत लो का मतलब ये है बेटा कि मतलब जैसे अगर हम एयर की डेंसिटी अगर 1 मान लें, तो इन्होंने जो गैस लिया उसकी डेंसिटी ली इतनी 100,000, 1/100,000, इतना कम डेंसिटी का उन्होंने गैस लिया और उन्होंने उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर, सुपर कूल टेम्परेचर तक उन्होंने उसको कूल किया एंड दे अचीव्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच दे नेम्ड एज बोस-आइंस्टीन
Einstein condensate. This was the two other states of matter जिसके बारे में डिटेल, बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं, तो वो चूंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है जो आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप इजीली इसको तब आप समझ भी पाओगे इसको, ठीक है। आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इनके बारे में मैंने बताया, what are the two other states of matter, the plasma and Bose-Einstein condensate, ठीक है। क्लियर है सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपका चैप्टर तो यहाँ फिनिश होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, बट देयर इज लॉट मोर टू डू। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस होंगे, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ट्राई क्या, आपसे होंगे ही होंगे क्वेश्चंस। अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए, पूरे चैप्टर को समझिए और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। समझ में आ रही है सबके बात? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको और भी क्वेश्चंस हम भी देंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारी तरफ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।